सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज काफ़ी कुछ सीखते हैं फिर से। तो आज मैं न्यूज़पेपर उठा रहा हूँ 27 जुलाई का, और एक न्यूज़ आई है यहाँ पर कि 6 पुलिसमैन हैज़ बीन किल्ड। अब कहाँ पर हुई है ये वारदात? ये हुई है असम और मिज़ोरम के बॉर्डर पर। क्या हुआ है यहाँ पर? असम के कुछ पुलिसमैन मिज़ोरम के अंडर गए, या मिज़ोरम क्या एक स्टेट है, वहाँ पर गए और उन्होंने थोड़ा कब्जा करना चाहा वहाँ पर जाकर। फिर मिज़ोरम ने वहाँ पे रिटेलिएट करा, यानी आपस में दोनों की लड़ाई हो गई। और इसी बीच कुछ सिविलियंस यानी आम नागरिक घायल हुए, और कुछ पुलिसमैन जो असम से थे वो उनकी मृत्यु हो गई। ये बात है यहाँ पे। तो ऐसा क्या है कि भारत के अंदर ही स्टेट्स की आपस में लड़ाई हो रही है? ऐसा क्यों? और अगर ऐसा होता है तो कौन उसको सोल्व करवाता है? यानी कौन उन दोनों को बिठा के बातचीत कराता है कि आप मान जाओ? तो जो इन दोनों को आपस में बिठा के इनको मनाता है, कहता है कि अंदर देश के अंदर लड़ाई मत करो, वो कौन है? हमारी होम मिनिस्ट्री। यानी जो देश की होम मिनिस्ट्री है उसके दो काम होते हैं। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी को देखना, नक्सलवाद ना फैले, ठीक है, कहीं पर अटैक ना हो, कहीं पे अटैक हो जाए देश के अंदर तो कौन काम करता है? सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन रहता है? हमारी होम मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी। और दूसरा काम होता है इंटर स्टेट डिस्प्यूट। तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट में यानी अगर दो स्टेट्स आपस में लड़ रही है तो उनको उनकी लड़ाई को सोल्व कौन करवाता है? हमारी होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री के कौन हेड है? हमारे अमित शाह। तो अभी अभी क्या हुआ था, अमित शाह ने 2 दिन पहले ही सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, यानी जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 स्टेट्स है जो, उन सारे स्टेट्स के सीएम्स की मीटिंग ली थी कि आपस में लड़ाई मत करो। और उसी के बाद क्या हुआ? 2 दिन बाद यहाँ पर मिजोरम, यहाँ पर मिजोरम और असम की आपस में लड़ाई होगी। अब पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, पहले आप मैप पे ध्यान दीजिए, एक बार पॉज करके चाहे मैप को याद कर लीजिए कहाँ पर कौन सी स्टेट है। ये जो मैंने इस एरिया को दिखाया ये असम है, और नीचे जो डॉटेड दिखाया मैंने ये क्या है? मिजोरम। और इन दोनों की बाउंड्री यहाँ पर लाई करती है, जो कि 165 किलोमीटर बाउंड्री है। ये वाली जो आपको दिखेगी ये छोटी सी बाउंड्री है, यहाँ पर छोटी दिख रही है, लेकिन ये 165 किलोमीटर की बाउंड्री है। इसी जगह पर डिस्प्यूट हुआ है। ठीक है, अब ये डिस्प्यूट क्यों हुआ है? पहली बात आपको क्या समझनी है, पहले आप स्टेट्स देख लीजिए एक बार। यहाँ पर क्या है? सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, और सबसे नीचे होता है मिजोरम, और बीच में क्या है? असम। इधर क्या? मेघालय, और इधर त्रिपुरा। पहली बात ये समझिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय पर लगभग लगभग जो मेन यहाँ पर स्टेट थी वो कौन सी थी? असम थी। और असम स्टेट से ही टूट के आपस के जो आसपास के राज्य है वो बने थे। तो मेन स्टेट्स कौन सी थी? यहाँ पे असम थी मेन। तो उसमें से ही बाद में मिजोरम भी टूटा टूटा। अब एक एक बात समझते हैं, यहाँ पर लड़ाई क्यों है और कैसे कैसे यहाँ पर सारे राज्य अलग हुए। सबसे पहले 1962 में क्या होता है, ये जो अपना असम होता है इसके अंडर से हमारा जो ये नागालैंड था, ये नागालैंड ये अलग हो जाता है। यानी नागालैंड अलग से राज्य बना दिया जाता है। पहले नागालैंड असम के अंडर ही होता था, लेकिन 1962 में ये अलग राज्य बना दिया जाता है, तो नागालैंड अलग हो गया। कब? 1962 में। फिर अगली बात आती है, फिर 1972 की बात आती है। उसमें क्या होता है भाई? नागालैंड 1963 में अलग हुआ, ठीक है। 1972 में क्या होता है? फिर असम के अंडर से 3 राज्य अलग हो जाते हैं। कौन से? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, और तीसरा कौन सा? जो मिजोरम। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 1972 के अंदर ये 3 राज्य अलग हो जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। और इनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। बाद में इनको स्टेटहुड भी दे दिया जाता है, यानी बाद में इनको स्टेट्स बना दिया जाता है। पहले यूनियन टेरिटरी थी। तो 1972 में हमने देखा कि ये जो असम था पूरा, उसमें से ये हमारा मिजोरम अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अलग अलग राज्य हो गए, और आज के समय पर इन दोनों राज्य के बीच में ही यहाँ पर क्या है? बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है वो भी समझ लेते हैं। क्या हुआ था, अंग्रेजों ने अपने समय पर अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर ट्रेड करा था अंग्रेजों ने, और लगभग पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से काट दिया था। यानी आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आने के लिए भी परमिट चाहिए होता था। इतनी बात क्लियर है सबको? तो इस इलाके में अगर पहले नॉर्थ ईस्ट में कोई आना चाहता था यूपी हरियाणा से, तो उसको परमिट लेना पड़ता था पहले कि हम नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। तो ऐसे अंग्रेज सरकार ने कई सारी नोटिफिकेशन निकाली थी कि किस स्टेट की बाउंड्री कहाँ तक रहेगी।
देखिए उस टाइम पे मैं कह रहा हूँ मेन क्या था, असम था पुराने समय में जब अंग्रेज थे। लेकिन उस समय पर भी एक ट्राइब होती थी जिसको कहते हैं मिजो ट्राइब। अब मिजो ट्राइब समझिए क्या है। मिजो ट्राइब वो है जो मिजोरम में रहती है, यानी ट्राइब यानी आदिवासी लोग हैं। और यहाँ कहाँ रहते हैं वो रहते हैं लुशाई हिल्स पे। अब लुशाई हिल्स कहाँ पे है, मिजोरम की जो बाउंड्री है यहाँ पर, इस जगह पर क्या है, लुशाई हिल्स है इस जगह पर। तो यहीं पर मिजो ट्राइब रहती है। तो मिजो ट्राइब पुराने समय में चाहती थी कि उनका भी एक पर्टिकुलर इलाका हो। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी 1875 में। और जब वो नोटिफिकेशन निकाली थी उसने कहा था कि जो लुसाई हिल्स है ना, लुसाई हिल्स के इस वाले हिस्से तक मिजो ट्राइब का राज रहेगा, अंग्रेज सरकार ने कहा था। और मिजो ट्राइब इससे खुश थी, क्योंकि जब ये कंसल्टेशन हुई थी कि कहाँ तक मिजो ट्राइब का हक रहेगा, उस टाइम पे मिजो ट्राइब से पूछा गया था। समझ गए इतनी बात? यानी 1875 की जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें मिजो ट्राइब से पूछा गया था। तो मिजो ट्राइब खुश थी, वो चाहती थी कि जो अंग्रेजी सरकार ने इस नोटिफिकेशन में कहा वो हमारी बाउंड्री रहेगी। लेकिन फिर क्या होता, अंग्रेजी सरकार कुछ सालों बाद लगभग 1933 में एक और नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसमें वो मिजोरम का जो बाउंड्री है वो थोड़ी अंदर तक दिखाती है। यानी मिजो ट्राइब की जो बाउंड्री है थोड़ी अंदर तक दिखाती है, ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाती है। अब मिजोरम के जो लोग थे, मिजो ट्राइब, ये खुश नहीं थे इस बात से, क्योंकि इस बार की जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें इनसे पूछा ही नहीं गया कि भाई बताओ मिजोरम के इलाके की बाउंड्री कहाँ तक रखी जाए। भले ही उस टाइम पे एक स्टेट नहीं थी, लेकिन फिर भी असम के अंदर भी एक पर्टिकुलर एरिया चुना जा रहा था जो कि मिजो ट्राइब का होगा। तो मिजो ट्राइब का जो एरिया 1933 में नोटिफिकेशन आई, उसके अंदर मिजो ट्राइब से पूछा ही नहीं गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो नोटिफिकेशन अंग्रेज सरकार ने जारी करी थी, एक 1875 की और एक 1933 की। तो मिजो ट्राइब कौन सी नोटिफिकेशन को करेक्ट मानती है, वो है 1875, क्योंकि उसमें उनके बुजुर्गों से पूछा गया था कि आप कहाँ तक अपना इलाका चाहते हो, कहाँ पर आप लुशाई हिल तक कहाँ तक आपका इलाका होगा। 1875 में पूछा गया था, लेकिन 1933 में मिजो ट्राइब से पूछा ही नहीं गया। तो इसलिए आज के समय में मिजो ट्राइब कहती है जो 1875 में बाउंड्री थी वो हमारी बाउंड्री है, लेकिन असम कहता है जो 1933 में अंग्रेजी सरकार ने कही थी वो हमारी बाउंड्री रहेगी। तो इसलिए आपस में डिस्प्यूट है, क्योंकि मिजोरम क्या कहता है कि हमारा कब्जा थोड़ा ऊपर तक है और असम क्या कहता है हमारा कब्जा थोड़ा नीचे तक है। तो आपस में डिस्प्यूट है इसी जगह पर। तो ये आप समझ गए डिस्प्यूट क्यों है, क्योंकि ये अंग्रेजी सरकार यहाँ से चली गई लेकिन ऐसी चीज़ें छोड़ गई कि बाद में लोग तंग होते रहे। तो यही यहाँ पर हुआ है, कहाँ पर, हमारे असम और मिजोरम के बीच में। ठीक है, हमने यहाँ से क्या क्या सीखा, हमने यहाँ से सीखा कि नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स होती हैं, उनको 7 सिस्टर कहा जाता है, और उन 7 सिस्टर में असम और मिजोरम की बॉर्डर डिस्प्यूट है। ऐसे ही असम का डिस्प्यूट है नागालैंड के साथ भी। इधर नागालैंड मैंने बताया 1963 में अलग हुआ था, कहाँ से, असम से। ठीक है, उसके साथ भी असम का डिस्प्यूट चलता है। तो इसी तरीके से मिजोरम से भी डिस्प्यूट चलता है। आज की न्यूज़ में हमारा मिजोरम था तो हमने मिजोरम के बारे में जान लिया। अब देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनमें आपस में लड़ाई चलती रहे, क्योंकि एक सरकार कहती है हमारा इलाका नीचे तक है, दूसरी कहती है हमारा ऊपर तक है। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसको कहते हैं स्टेटस को एग्रीमेंट। यानी जहां पर हम हैं वहां पर हम अपना इलाका मान लेते हैं, यानी स्थिरता मान लेते हैं। ऐसे नहीं हम आप पे अटैक करेंगे, आपके एरिया पे कब्जा करेंगे, या आप हमारे एरिया पे आके कब्जा करोगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो एक एग्रीमेंट था अब तक जिसको स्टेटस को अंटो कहते थे। लेकिन आज के समय में लगभग इसको तोड़ा जा रहा है। यानी असम की पुलिस मिजोरम में आना चाह रही है, मिजोरम के लोग असम में जाना चाह रहे हैं, उस इलाके पे कब्जा करना चाह रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। यानी मिजोरम के कुछ लोगों ने जाके असम की बाउंड्री में भी कंस्ट्रक्शन कर दी, वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बना दी, अपनी दुकानें खोल दी। तो वहाँ पर जो असम के लोग थे वो गुस्सा होकर उन्हें अटैक करने लगे कि वापस जाओ आप मिजोरम। तो ये सारा डिस्प्यूट कहाँ था, असम और मिजोरम का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हमने यहाँ भी देखा कि होम मिनिस्टर के भी दो काम होते हैं, एक इंटरनल सिक्योरिटी को देखना और दूसरा इंटर स्टेट डिस्प्यूट को देखना। अब अगली बात यहाँ पर एक इसी आर्टिकल में एक और बात आई है कि होम मिनिस्ट्री ने सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर रखा है, कहाँ पर, इन दोनों के बॉर्डर पर। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये क्या होती है सीआरपीएफ, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब अगली न्यूज़ जो हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो क्या है, हमने कई दिनों बाद आज वीडियो बनाई है, आज देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है कि बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उसने कहा है कि मैं एक कमीशन का गठन कर रही हूँ जो ये देखेगा कि जो पेगासस वायरस है ये, इसमें गवर्नमेंट का कितना बड़ा हाथ है।
अब देखिए ये स्पेलिंग देख लीजिए आप पहले। पेगासस वायरस स्पाईवेयर है, एक किस्म के। क्या है ये? इसराइल में एक कंपनी है, ठीक है, एक ग्रुप है, वहां पर उसने एक स्पाईवेयर बनाया। स्पाईवेयर यानी सर्वेलेंस के लिए, देखने के लिए कि भाई कौन कहाँ जा रहा है। और उसने ये स्पाईवेयर सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सरकारों को बेचा है, यानी गवर्नमेंट्स को। यानी इंडिया के अंदर मैं ये स्पाईवेयर खरीद नहीं सकता, ये सिर्फ भारत सरकार को बेचा जाएगा। किसके द्वारा? इसराइल के द्वारा। तो ऐसे ही हर एक देश में इसराइल ने ये वायरस बेचा है। अब ये वायरस ऐसा नहीं है जो हवा में घूमता है, ये वायरस वो है जो कंप्यूटर्स के अंदर डाला जा सकता है, जो फोन्स के अंदर डाला जा सकता है। यानी इंडिया के अंदर क्या हुआ है, भारत सरकार ने ये वायरस खरीदा, स्पाईवेयर कह लो इसको, ठीक है। और इस स्पाईवेयर ने अटैक कहां पर किया? कुछ पर्टिकुलर बंदों के फोन पे किया। कुछ एलिगेशंस लग रही है कि भारत सरकार ने कुछ जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के फोन पर सर्वेलेंस किया, उनकी निगरानी करने की कोशिश की, ऐसे कुछ अपोजिशन लीडर्स के फोन्स को ट्रैक करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, अगर एक बार ये स्पाईवेयर आपके फ़ोन में आ जाता है तो सरकार ये देख सकती है आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे कितनी देर बात करी, किसको कॉल की, सारी चीज़ें सरकार देख सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी एक स्टडी ने रिवील किया है कि इंडिया के अंदर इस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ, ठीक है, जर्नलिस्ट के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ। तो काफ़ी लोगों के खिलाफ इस वायरस का प्रयोग किया गया है, यानी उनके मोबाइल फ़ोन्स में इसको स्टोर कर दिया गया है। और जब वो कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, ये सारी खबर किसको होती है? सरकार को होती है। तो इसी वजह से आजकल लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग है वो रुकी हुई है, क्योंकि वहां पर जो अपोजिशन के लीडर है वो हंगामा कर रहे हैं कि हमें सरकार जवाबदेही दे कि आप कैसे किसी के फोन में ऐसे ये इंस्टॉल कर सकते हो। हमारी प्राइवेसी का हनन है। देखिए आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू प्राइवेसी है, हमें निजता का मतलब निजी रहने प्राइवेसी का अधिकार है कि हमारा जो हम किसी से बात कर रहे हैं, हम क्यों रिवील करें हम किससे बात कर रहे हैं। तो सरकार ऐसे कैसे हमारे फ़ोन को ट्रैक कर सकती है? देखिए सरकार कुछ पर्टिकुलर केस में हमारे फ़ोन्स को ट्रैक कर सकती है, जब नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो, यानी देश पे खतरा हो, देश की सुरक्षा पे खतरा हो, तो हमारे फ़ोन्स को ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई जर्नलिस्ट है वो सिर्फ न्यूज़ छाप रहा है, तो अगर आप उसके फ़ोन को ट्रैक करोगे, कहीं ना कहीं ये उसका राइट टू प्राइवेसी का हनन है, क्योंकि वहाँ पे कोई नेशनल सिक्योरिटी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया में काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल किया गया और उनको ट्रैक किया गया। तो इसकी अपोजिशन में अभी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी अपोजिशन के लीडर हंगामा कर रहे हैं कि सरकार जवाबदेही दे, क्योंकि ये ऐसा वायरस नहीं है जो किसी बंदे ने किसी के फ़ोन में इंस्टॉल किया हो, ये सिर्फ सरकारों के पास ही है जो इसराइल ने भेजा है, और सरकार ही किसी के फ़ोन में डाल सकती है। अब ये फ़ोन में आता कैसे है ये भी समझ लीजिए। जैसे आप देखते होगे कभी कभी ऑफर आता है कि भाई आप जीत चुके हो 50 लाख रुपए और यहाँ पर क्लिक करें, तो कई लोग कर देते हैं, लो भाई क्लिक हो गया, हमें पता नहीं लगता, वो कहता है फेल्यूर, मतलब फेलियर हो गया, हमने लिंक पे क्लिक किया, कोई 50 लाख नहीं आपके, ठीक है। लेकिन उस समय पर क्या होता है, अगर हम उस पर क्लिक कर देते हैं, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं कि अगर हम क्लिक कर देते हैं उन पर, तो हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी लोकेशन उन पर चली जाती है। तो कहीं ना कहीं वो डाउनलोड हो जाते हैं और हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, यानी हमारे फ़ोन के अंदर वो वायरस इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ है, यानी किसी अपोजिशन लीडर के फ़ोन में मैसेज गया होगा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया, उसने क्लिक किया होगा, तो उसके फ़ोन में वो इंस्टॉल हो गया वायरस। और जैसे ही वो वायरस इंस्टॉल हुआ उसके फ़ोन में, तो उसकी लोकेशन सरकार को पता है, वो किससे बात कर रहा है, सब कुछ पता है। तो यही था हमारा क्या, पेगासस स्पाईवेयर अटैक। इतनी बात समझ गए आप? अब अगली बात, राज्यसभा के अंदर अभी इसमें एक फ़ोटो दिखाई गई है हमारी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की है, एम वेंकैया नायडू। तो हमें बस इससे इतना समझना है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो आज के समय पे वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारा? एम वेंकैया नायडू। इतनी बात समझ गया? अब अगली जो न्यूज़ हम फॉलो कर रहे हैं वो है इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में। अब इमिग्रेशन क्या होता है? एक आया है कि संसद में एक इमिग्रेशन बिल आएगा, इमिग्रेशन बिल, ठीक है। अब इमिग्रेशन क्या होता है? भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भाई देखो, मैं अगर हरियाणा में रह रहा हूँ, तो अगर मैं जॉब करने के लिए किसी और राज्य में चला गया, तो मुझे क्या कहेंगे कि भाई ये वहाँ से आया है, ठीक है, कहाँ से आया? हरियाणा से आया या यूपी से आया, कहीं से भी, किसी और राज्य में चला गया। ऐसे ही हमारे देश के कुछ लोग जॉब करने के लिए किसी और देश में जाते हैं,
यानी वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से हरियाणा से यूपी में चले गए या यूपी से हरियाणा में आ गए। वो क्या करते हैं, यहाँ से कहाँ जाते हैं, कुछ अलग कंट्रीज़ में जाते हैं। जैसे कि कोई चला गया सऊदी अरेबिया में, कोई चला गया कतर में, कोई चला गया बहरीन में। तो ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, जॉब करते हैं जाकर। इनको क्या कहा जाता है, माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, तो इनको ही कहते हैं माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज। अब सबसे ज़्यादा पहले ये समझ लिए भारत के लोग कहाँ जाते हैं जॉब करने, वो जाते हैं वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया वही हिस्सा है जहाँ पर आज का सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये कंट्रीज है जहाँ पर लाई करते हैं। ठीक है, इसको वेस्ट एशिया कहते हैं। तो इस इलाके में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं भारत के, लगभग 1 करोड़ लोग यहाँ से जा चुके हैं भारत से, वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए। फिर ऐसे ही साउथ एशिया में जाते हैं भारत के लोग, साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ पर आपका मलेशिया, सिंगापुर, ऐसे ही वहाँ पर कई कई लाख लोग जा चुके हैं। अभी जाते क्यों हैं भाई, मेन कारण है, कुछ लोग समझते हैं कि बाहर जाके हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब मिलेगी, हम अच्छे से अपना खान पान कर पाएंगे और पैसा कमा के कहाँ भेजेंगे, देश को। अब देखिए भारत सरकार को क्या फ़ायदा है, जैसे ही कोई व्यक्ति भारत से बाहर गया जॉब करने के लिए, तो वो क्या भेजता है, वहाँ से डॉलर्स भेजता है। कहाँ पे, अपने परिवार को यहाँ भेजेगा। एक्चुअली क्या होता है, वो कमाता डॉलर्स में है, फिर वो भेजता है, फिर वो डॉलर भारत में आके कन्वर्ट होते हैं रुपीज़ में। तो जो डॉलर है वो किसके पास रह जाता है, जो भारत सरकार है उसके पास। भाई यहाँ तो लोगों को पैसा ही मिलेगा, क्योंकि हम डॉलर तो यूज़ करेंगे नहीं यहाँ पे। तो जो डॉलर है वो भारत सरकार के पास रह जाता है, उस डॉलर का यूज़ करती है भारत सरकार बाहर से कुछ सामान खरीदने के लिए। जैसे अगर भारत सरकार को बाहर से तेल मंगाना है, तो तेल मंगाने के लिए उसको डॉलर देने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप अमेरिका से तेल मंगा रहे हो तो आप अमेरिका को रुपीस दे दो, नहीं, आपको डॉलर देने पड़ेंगे। तो जो डॉलर भारत के पास इकट्ठे होते हैं, फिर वो पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कुछ बाहर से चीज़ मंगाने के लिए। तो इस बात को समझ गए कि भारत सरकार को क्या फ़ायदा है कि जब भारत के लोग बाहर जाकर जॉब करेंगे तो वो काफ़ी सारे डॉलर्स कहाँ भेजेंगे, इंडिया में भेजेंगे, और उस डॉलर को भारत की सरकार यूज़ कर सकती है। तो एक किस्म से इसको कहते हैं रेमिटेंसेस, यानी बाहर गए हुए लोग भारत देश में पैसा भेजते हैं। तो ये भारत सरकार को बहुत मजबूत बनाता है एक किस्म से। तो हमारा जो इसको कहते हैं डायस्पोरा, डायस्पोरा क्या होता है, जो भारत के लोग बाहर रह रहे होते हैं। तो ये जो इमिग्रेशन बिल आया है 2021, ये इन्हीं लोगों के लिए आया जो भारत से गए हुए हैं कहीं और जॉब करने के लिए। अब देखिए क्या इशू रहते हैं। ये जो बिल है किसने प्रपोज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स यानी बाहरली मामले, जैसे किसी और देश के साथ क्या हमारे ताल्लुकात हैं, उन मामलों को कौन डील करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और उसके हेड कौन है, एस जयशंकर, अगर आपने सुना हो तो। ठीक है, अब इस बिल में क्या क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक अनपढ़ गवार व्यक्ति हूँ और मैं यहाँ पर जॉब नहीं ले पा रहा भारत में, ठीक है, यानी मुझे कोई स्किल्स नहीं है, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, और मैं चाहता हूँ मैं बाहर जाके कोई जॉब कर लूँ, यानी वहाँ पर जाके चाहे रेस्टोरेंट में लग जाऊँ, कोई काम करने लगूँ, तो मैं किसी ना किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पासपोर्ट क्या होता है, वीज़ा क्या होता है, मुझे नहीं पता कितने पैसे लगेंगे, क्या होएगा। तो मैं किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट करता हूँ कि भाई मुझे बाहर पहुँचा दो। फिर क्या होता है, कई केस में क्या होता है कि वो एजेंट मुझसे बहुत ज़्यादा फीस लेगा, मेरे से कह देगा कि भाई 1.5 लाख रुपए लगेंगे या 5 लाख रुपए लगेंगे। अब मेरी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं ये सारा पैसा किसी आदमी से उठा लेता हूँ कर्ज के तौर पे। तो क्या होता है, मैं एक किस्म से कर्जे में आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरी फैमिली रहेगी, ठीक है, मेरे पीछे, जब मैं वहाँ चला जाऊँगा विदेश में, तो उस फैमिली को ये कर्जा चुकाना पड़ेगा। अब देखिए जब मैं वहाँ उस देश में चला जाऊँगा, मुझे भी वहाँ से कमा के यहाँ भेजना पड़ेगा, जिससे वो कर्जा उतर जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर पैसा देना पड़ रहा है, किसको, एजेंट को। और एजेंट भी कई बार बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज अब तक ये थी कि एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज करते थे। अगली बात है, कई बार एजेंट्स ऐसा करते थे कि मैं विदेश चला गया, तो वहाँ जाकर मेरा पासपोर्ट और वीज़ा मेरा क्या कर लेंगे, अपने पास जब्त कर लेंगे कि आपका पासपोर्ट और वीज़ा हमारे पास है, इतने साल आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा विदेश में। तो कहीं ना कहीं मेरे तो कोई राइट्स का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा था। यानी मेरी इच्छा है कि मैं भारत आऊँ वापस, मैं आ नहीं सकता था, क्योंकि मेरा वीज़ा और पासपोर्ट उनके पास है। ठीक है, तो ये सारी कुछ दिक्कतें थी। और ना अगर मैं वहाँ पर पहुँच गया, ना मेरे पास कोई सोशल सिक्योरिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कई बार क्या होता था, एजेंट धोखा कर लेते थे एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अनएजुकेटेड हो, जिसको इतनी स्किल्स ना हो। तो ये अब तक होता था। तो अब इस बिल के अंदर क्या प्रपोज किया गया है कि अब हर एक देश में हेल्प डेस्क लगाई जाएगी। यानी अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, यहाँ से गया हूँ, एक मजदूर हूँ, यहाँ से गया हूँ,
किसी और देश में, और मेरे को कोई दिक्कत आ जाती है, मेरा कोई पासपोर्ट जब्त कर लेता है, ऐसा कुछ होता है, मेरे ऊपर कुछ अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरे साथ हरासमेंट की जा रही है, तो मैं कहीं ना कहीं हेल्प डेस्क के पास जा सकता हूँ, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सुना सकता हूँ। तो ये इस बिल में प्रपोज किया गया। अगली बात जो इस बिल में है वो है कि अब जो एजेंट्स होंगे, जो बीच में होंगे, मीडियोकर्स होंगे, जो एजेंट्स हायर करते हैं, वो सिर्फ वही होंगे जो गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किए होंगे। यानी पहले क्या होता था, कोई भी कहता था कि भाई मैं एजेंट हूं, आपको बाहर भेज दूंगा। अब क्या होगा, सिर्फ वही एजेंट काम कर पाएंगे जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अगली बात क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एक डिवीजन बनाई गई है, यानी एक अलग से ब्रांच बनाई गई है, जिसको कहेंगे हम इमिग्रेशन पॉलिसी डिवीजन। तो ये एक नया स्टेप है इसमें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी अब तक बातें। अब देखिए कुछ ड्रॉबैक्स भी है जो इस बिल में ध्यान नहीं दी गई। वो ड्रॉबैक्स क्या है, वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? वो नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर वर्कर से फीस चार्ज करी जा रही है। यानी इस बिल में भी कहा गया है कि जो एजेंट है वो फीस ले सकता है वर्कर से, लेकिन कुछ लिमिटेड लेगा। ठीक है, इस बिल में कहा गया है कि एक लिमिटेड फीस ली जाएगी, ऐसा नहीं कि ओवर चार्ज करेगा एक एम्प्लॉय पे। यानी अगर मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ बाहर, तो ऐसा नहीं है मेरे ऊपर कैसे कह देगा कि 10 लाख रुपए दो, मुझे एक लिमिटेड फीस देनी पड़ेगी। तो इस बिल में ये अच्छा ही है, लेकिन खामी क्या है कि मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं। देखिए अभी एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो 1919 में बनी थी। ये ध्यान रखता है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई लेबर है, यानी कोई काम कर रहा है, तो उसकी क्या क्या राइट्स रहेंगे। तो ये 1919 में बनी थी। ये यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी थी। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक कन्वेंशन है 181। ये कन्वेंशन क्या कहती है आपको? ये कन्वेंशन कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं देने चाहिए, जो मुझे वहां बुला रहा है उसको पैसे देने चाहिए। यानी अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में कोई पर्सन मुझे हायर करना चाह रहा है, तो मेरे जो जाने का खर्चा है, मेरे पासपोर्ट, मेरे वीज़ा, मेरा सारा खर्चा उस व्यक्ति को उठाना चाहिए। ये क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों कहती है? ये इसलिए कहते हैं कि अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो अगर वो किसी से कर्जा उठाएगा तो वो तो और कर्जे में डूब जाएगा। तो इसलिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयर को, यानी जो एम्प्लॉय कर रहा है, जो मुझे एम्प्लॉय कर रहा है, कौन? एम्प्लॉयर, जो बाहर बैठा है व्यक्ति, उसे सारा खर्चा देना चाहिए मेरे यहाँ से जाने का। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने भी बिल में ये कह दिया है कि खर्चा तो मुझे ही देना होगा, लेकिन थोड़ा कम देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रीटी है उसका हनन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, खर्चा उसे देना चाहिए। लेकिन आमतौर पे लोग समझ लेते हैं कि भाई अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन आप अवेयर रहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू आर नॉट ऑब्लाइग्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको देने ही पड़ेंगे, आप केस भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर अगली बात क्या है, इस कानून में एक गलत बात यह है कि वर्कर को यहाँ पर पनिश किया जाएगा। यानी मैं एक अनपढ़ गवार व्यक्ति अगर बाहर जॉब करने जाता हूँ और मैं किसी ऐसे एजेंट से बातचीत कर लेता हूँ जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड ही ना हो, और मैं उसे कहता हूँ मुझे बाहर भेज दे, वो मुझे बाहर भेज देता है, मुझसे पैसे कमा लेता है, वो तो भारत देश में रहेगा एजेंट, उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं। लेकिन अगर मैं बाहर विदेश देश में चला जाता हूँ और मेरे साथ कुछ वहाँ पे अत्याचार होते हैं, तो मैं तो हेल्प डेस्क के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं हेल्प डेस्क के पास जाऊँगा तो मुझसे पूछेगा आपको कौन सा एजेंट छोड़ गया। तो जब मैं बताऊंगा कि जो एजेंट है वो ये था, तो भारत सरकार कहेगी ये एजेंट तो हमारे साथ रजिस्टर्ड था ही नहीं। तो उस केस में क्या होएगा, मुझे वहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी, मुझे 50,000 का जुर्माना दिया जाएगा, या फिर मुझे मेरा पासपोर्ट और वीज़ा भारत सरकार वहाँ पर जब्त कर लेगी। मुझे तो इलीगल मानेगी ना। लेकिन यहाँ पर कमी क्या थी, मैं इलिटरेट हूँ, मैं अनपढ़ हूँ भाई, मुझे तो इन कानूनों के बारे में पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं भारत में जो इलिटरेट लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, उन्हें इन कानूनों का इतना नहीं पता, और बाद में उनके साथ कुछ गलत हो जाए वहाँ पे जाके, यानी उनके साथ फ्रॉड हो जाए, तो उनको पकड़ लिया जाएगा, उनके साथ ओवर चार्ज किया जाएगा, सरकार भी उन पर फाइन लगाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक है इस बिल की। तो यही सारी बातें जो मैंने कवर करने की कोशिश की है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो कहाँ पे, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो यही सारी बातें थी जो हमें करनी थी आज। अगली एक और न्यूज़ थी कि हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, एक लैंडस्लाइड हुई है और वहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, आपने कोई वीडियो देखी भी होगी, उसमें कोई एक पुल था, पुल के ऊपर आके एक पत्थर लगता है और वो पुल टूट जाता है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि भाई मॉनसून का सीज़न है, मस्ती टाइम अपनी अलग बात है, लेकिन आप कभी मॉनसून में घूमने ना जाए।
क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सी विपदा आ जाए। यहाँ पर क्या है, लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड क्या होता है, पर्वत के ऊपर से एकदम से बहुत सारी मिट्टी एकदम से नीचे आ जाना। ये कारण क्या होता है, यहाँ पर कारण बताए गए हैं कि लैंडस्लाइड के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए वहाँ पर लगातार मानसून में बारिश होती है, तो जो पर्वत के ऊपर की जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा टाइट नहीं रहती, यानी वो इतनी मजबूत नहीं रहती है, और धीरे धीरे करके वो टूटने लगती है। तो कभी भी वहाँ से पत्थर मिट्टी टूट के नीचे आ सकती है, तो इसको ही कहते हैं हम लैंडस्लाइड। तो यही यहाँ पर हुआ है। अब अगले कई और कारण हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एक ऐसा इलाका है जो सिस्मिक जोन में आता है, यानी वहाँ पर अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे ही कोई भी अगर छोटा मोटा अर्थक्वेक भी आता है तो लैंडस्लाइड होने के खतरे हैं। अगला कारण क्या हो सकता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। फ्लड प्रोन एरिया, यानी वो इलाके में बारिश ज़्यादा होती है, उधर से फ्लड्स आ सकती है ज़्यादा। और एक मेन रीज़न ये है कि उस इलाके में, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के इलाके में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। यानी वहाँ पर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जिससे कि पानी से बिजली उत्पन्न करेंगे, क्योंकि नदियाँ काफ़ी सारी उस साइड से आ रही है। तो वहाँ पर कुछ डैम्स बना दिए गए हैं, वहाँ पर पानी रोका जाता है, उससे उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। अब जब आप इतने बड़े बड़े हाइड्रो डैम्स बनाओगे, वहाँ पर आप ड्रिलिंग भी करोगे। अगर आप ड्रिलिंग करोगे तो कहीं ना कहीं खतरा रहता है कि अर्थक्वेक ना आ जाए, क्योंकि वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है सारा। ठीक है, यानी अर्थक्वेक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की साइड में। तो यही सारी बातें थी जो यहाँ पर कारण बताए गए हैं कि क्यों यहाँ पर लैंडस्लाइड फ्लड ऐसे इवेंट्स बढ़ रहे हैं। इसका एक मेन कारण जो है वो ये भी है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि इन्वायरमेंट का एकदम से टेम्परेचर बढ़ना। अब जब टेम्परेचर एकदम से बढ़ेगा तो आपके ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी ज़्यादा आएगा, नदियों में पानी ज़्यादा आएगा तो वो कहीं ना कहीं फ्लड्स आएगी। ठीक है, और जान मान हानि होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर हुई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक बात और लिखी हुई है यहाँ पे कि जो हिमाचल प्रदेश के इस टाइम सीएम है वो कौन है, जयराम ठाकुर। तो आप याद कर लीजिए जयराम ठाकुर कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम। तो यही सारी बातें याद करने की कोशिश करिए, और मैं कहूँगा आप मानसून के अंदर घूमने मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता किधर से फ्लड आएगी, किधर से पत्थर आएगा। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू।